तो अब आप लोगों के पेपर ऐसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो रियल सिचुएशंस है ना, उससे और टफ सिचुएशंस आपको हैंडल करना चाहिए, तब कहीं जाके एग्जाम के प्रेशर के साथ वहां का पेपर थोड़ा जब आसान भी होगा ना, तो भी आप आराम से कर पाओगे। एग्जाम में क्या होता है कि आपको प्रेशर एग्जाम का एक अलग ही होता है। जो यहाँ के टेस्ट होंगे उसमें आप उतना फील नहीं करते हो जितना एग्जाम में फील करोगे प्रेशर। ठीक है, तो एग्जाम में पेपर भले ही हम आसान भी दे दे, आपको मेन आईआईटी आपको आसान पेपर भी दे दे, लेकिन आपको टफ ही फील होगा कंपेरेटिव। जब उसको बाद में करोगे तो लगेगा यार ये तो आसान था, लेकिन एग्जाम में आपको टफ ही फील होता है। तो और आईआईटी एडवांस तो टफ ही होता है, तो उसकी टफनेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ जितने हम टफ पेपर देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो, अंशुल बोल रहा है पेपर 2 क्रिस गेल के सिक्सर जैसा था। ठीक है, एग्जाम में प्रेशर अलग ही होता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें ना मतलब अच्छे लेवल के पेपर की प्रिपरेशन करना है। वो कैसे होगी? जब अपन टफ पेपर की आदत डालेंगे। ठीक है, तो इन पेपर से मार्क्स खराब आएंगे आपके, आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है, आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है। और आप कंपेयर करना चाह रहे हो, अपना परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हो, तो अपनी रैंक से कर सकते हो। मार्क्स से मत करो, रैंक से कर सकते हो। वो रैंक का आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस हाँ कि भाई मेरी रैंक इतनी आ रही थी तो मैं इससे बेटर लाने की कोशिश करूं। अगर इससे भी पीछे आ रही है, मतलब बाकी बच्चों ने मेरे से अच्छा कर लिया है और मैं उतना इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक रैंक इंडिकेशन हो सकता है आपका कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, उसको और कुछ नहीं सोचना है आपको, आपको अपने इंप्रूवमेंट के लिए सोचना है। ठीक है, फिजिक्स में इंटीजर में लैग लग रहा था कि जान जान लड़ रहे हो, अच्छा जंग लड़ रहे हो, अच्छा तो अच्छी बात है, ये तो फिजिक्स में ऐसा लग रहा है। तो अब ये देखो, जितना ज्यादा पसीना यहाँ बहा लोगे ना यहाँ के टेस्ट में, उतना आपके लिए आईआईटी आसान हो जाएगा, है ना। आप तो यही समझो कि भाई जब लोहा तपेगा तभी सोना बनेगा, है ना। तो वो कहानी को आप समझो। ठीक है, तो आराम से जितना ज्यादा मेहनत करोगे यहाँ, उतना ज्यादा आपका अच्छा पेपर जाएगा आईआईटी में। ठीक, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट में स्पीड स्लो रहती है, धीरे धीरे सब अच्छा होगा। ठीक है ना। आप बस काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, देखना सब कुछ बढ़िया होगा आगे। ठीक, चलो तो अब अपना आगे का चीज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे। मोशन ऑफ चार्ज का बिगिनर बॉक्स पेंडिंग था अपना, है ना, वो कंप्लीट हो गया था, अपना थ्योरी उसकी पूरी हो चुकी है। तो बिगिनर बॉक्स 4 पेंडिंग था। ठीक है, और हाँ, आप 6 महीने बहुत होते हैं यार, 6 महीने में तो फोड़ दोगे आप लोग। 6 महीने एकदम रेगुलर मेहनत करो, फोड़ दोगे पेपर। ठीक है, चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज का बिगिनर बॉक्स 4 पेंडिंग था, तो वो स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं आज उसका अपन। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज स्टार्ट करना है। तो आप सब लोग करके आए हो? कल टेस्ट था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, सोहम बोल रहा है आज नहीं कल करें। कर लिया है, नहीं कर पाए। चलो, कुछ बच्चे बोल रहे कर नहीं पाए, तो ठीक है, अब कल कर लेना। कल कल तक कंप्लीट करके लेके आ जाना। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक, तो कल आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलो। एससीवी करी थी, अच्छा वेरी गुड, एससीवी करी थी आपने, हाँ। और आपने सैटरडे का सेशन भी करा होगा। उस सेशन के लिए हमने क्लास नहीं रखी थी सैटरडे को, फेसबुक पे सेशन था ना आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अगर किसी ने नहीं करा हो तो वो सेशन अटेंड, कुछ भी आपका पेंडिंग रह गया हो तो फेसबुक पे आप देख सकते हो, तो वीडियो बाद में, है ना। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, आपके बोर्ड्स के लिए काफी अच्छी इंफॉर्मेशन थी, आपका बोर्ड का जो टेंशन हो रहा था आपको सब खत्म हो जाएगा उससे। ठीक, चलो तो अब ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं कल करने का, तो फिर कल डिस्कस करते हैं अपन। तो आज मैं एक असाइनमेंट आपको शायद और भेज दूंगा, मैंने मोशन ऑफ चार्ज पे शायद आपको नहीं भेज ही दिया है आपको असाइनमेंट मैंने। तो वो असाइनमेंट भी करेंगे अपन। ठीक, एक असाइनमेंट भी करेंगे कल, 2 चीज आपके लिए हो जाएगी। हाँ, असाइनमेंट 2, एमएससी का असाइनमेंट 2, वो भी कंप्लीट करके लाइए। ठीक है, अंशुल वो लिखते हैं, मतलब आप ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं होगा, वो लाइव क्लास में, लाइव में बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जिनको हैंडल कर पाते हैं, और कई क्वेश्चन सिमिलर हो जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन आप भेज देना, हम कहीं ना कहीं से उसका आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, चलो तो फिर अपन अब नेक्स्ट चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आज अपना एमईसी को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं आप, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। Force on current carrying wires
इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन वायर, आपको पूरा लिखना है करंट कैरिंग वायर, मैं शॉर्ट में वायर लिख रहा हूँ ओनली, बस करंट नहीं लिख रहा हूँ। इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। एससीबी में बहुत क्वेश्चन है फोर्स एंड टॉर्क के। हाँ, तो एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। एससीबी में वो चैप्टर में सही में क्वेश्चंस होंगे टॉर्क एंड फोर्स के। अब अपन एक काम करेंगे, दोनों चैप्टर एससीबी के जो है वो एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीक में अपना मतलब ये फोर्स ऑन मूविंग, फोर्स ऑन वायर बताना मुझको, और एक दो तीन लेक्चर और लगेंगे मुझे, तो दो तीन लेक्चर में अपना है ना ये पूरा पोर्शन हो जाएगा एमईसी वाला। तो एमईसी खत्म करके फिर दोनों एक साथ कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, वो भी पढ़ेंगे अपन, यस। ईशान बोल रहा है सर एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, कौन सा होमवर्क क्वेश्चन? वो क्यूब वाला दिया था आपको आई थिंक, है ना। क्यूब के अंदर मैंने कुछ वायर फ्रेम बना दी थी, हाँ। तो उसको 3 स्क्वायर लूप में कन्वर्ट कर सकते हो। होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था क्यूब वाला, ये है ना। इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो ये इस तरह से वायर का लूप दिया गया था आपको, और यहाँ पे वायर नहीं थे, ठीक। अब जहां वायर नहीं है ना, वहां पर वायर अज्यूम कर लो, वहां पर दो दो वायर अज्यूम कर लो, दो दो वायर अज्यूम कर लो, जहां जहां वायर नहीं है वहां पे वायर अज्यूम कर लो, लाइक दिस। तो देखो 3 स्क्वायर लूप बन जाएंगे, एक ये फ्रंट स्क्वायर लूप, एक बैक में स्क्वायर लूप और बॉटम में स्क्वायर लूप। बस 3 स्क्वायर लूप की आप नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख देना, सेंटर पे क्या होगी। हर स्क्वायर लूप के एक्सिस पर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा है ना। हमने एक स्क्वायर लूप के एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमने सीखा था। तो ये एक स्क्वायर लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसके एक्सिस पर, वैसे आपके पास अभी 3 स्क्वायर लूप है, तो 3 में से 2 की तो कैंसिल हो जाएगी, जो फ्रंट वाला होगा जो बैक वाला होगा उससे कैंसिल हो जाएगी, केवल एक स्क्वायर लूप की मैग्नेटिक फील्ड बचेगी। तो एक सिंगल स्क्वायर लूप की मैग्नेटिक फील्ड तो आपको आती है और मैंने करा था, हो जाएगा फिर आपको, समझ में आ रहा है ये होमवर्क वाला क्वेश्चन? यस, वेरी गुड। तो जब सिंगल स्क्वायर लूप की मैग्नेटिक फील्ड सीखी थी, बस वही वाला आंसर डाल देना, उसमें हाइट को a/2 डाल देना, दिस साइड लेंथ इज a, तो ये हाइट a/2 हो जाएगी, बस ये हाइट a/2 डाल दोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो, तो ये होमवर्क क्वेश्चन था अपना पेंडिंग, ये भी कर लिया अपन ने। अब अपनी जो आज की पढ़ने की चीजें उस पर आते हैं अपन। तो आज हमको स्टार्ट करना है फोर्स ऑन वायर, करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रख दे तो उस पर फोर्स लगता है, क्यों? क्योंकि वायर के अंदर मूविंग चार्ज है। कोई भी वायर का अगर मैं सेगमेंट देखूं, सपोज ये छोटा सा सेगमेंट लिया किसी वायर का, किसी वायर में करंट है उसका छोटा सा पोर्शन दिखाया मैंने, उसमें अंदर चार्ज होंगे जो मूव करते हैं, जिनके मूवमेंट से करंट आता है। नॉर्मली कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लेट्स से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि करंट आई फ्लो कर रहा था, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए एंड द लेंथ dl हमने ऑब्जर्व करी है, और ये अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है n पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप जानते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ा है कि I इक्वल टू NE VD लिख सकते हैं, वेयर VD इज द ड्रिफ्ट स्पीड, वेयर VD इज द ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। अब करंट ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड के डायरेक्शन जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, इस सब इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड के डायरेक्शन इससे अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रिफ्ट स्पीड की डायरेक्शन दिखाई अपन ने, है ना। अब these electrons are moving in magnetic field, ये इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, आप जानते हो ये इलेक्ट्रॉन है। वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, कहीं किसी रैंडम डायरेक्शन में दिखा दिया मैंने बी वेक्टर, डायरेक्शन के बारे में भी ध्यान दीजिए अपन ने, ऐसे बस बी वेक्टर दिखा दिया। नाउ आई हैव अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, so it will experience force and that force, because वो पॉइंट वो चार्ज वायर के अंदर है तो एक तरह से वायर को फोर्स लग रहा है। तो कितना फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे हम जानते हैं, वो तो फोर्स ऑन चार्ज क्या होता था, Q V क्रॉस B, सही है क्या? फोर्स ऑन चार्ज इज Q V क्रॉस B, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैसे के वैसा रख दिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको वेलोसिटी को लिख दिया क्रॉस B, ठीक है।
चलो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अच्छा ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, टोटल फोर्स ऑन वायर निकालना हो तो इस वायर पे टोटल फोर्स निकालना हो, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स है। इस वायर के अंदर डीएल लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वायर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मोशन में है कितने होंगे, एन इंटू डी एल इंटू ए भी तो करना पड़ेगा, dl into a is the volume, dl into a is the volume, volume into number of electrons per unit volume ये होगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन उनका नंबर होना चाहिए वॉल्यूम विच इज a into dl, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन into dl, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम into नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इतने इलेक्ट्रॉन मोशन में। तो ये जो मोशन में इलेक्ट्रॉन का नंबर है और हर इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो टोटल फोर्स आ जाएगा। तो टोटल फोर्स ऑन वायर वो जाएगा एन ए डी एल इंटू माइनस ई वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये क्या, इसमें कोई समस्या? चलो बहुत बढ़िया। अब जिस डायरेक्शन में करंट ज्यादा था उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, अच्छा ये डीएल कैप लिख दूं क्या यूनिट वेक्टर को, डीएल वेक्टर याद करो हमने करंट एलिमेंट जब डिफाइन करा था तो डीएल वेक्टर को करंट के अलोंग डिफाइन करा था, तो मैं डीएल वेक्टर का यूनिट वेक्टर डीएल कैप लिख रहा हूं। डीएल कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। माइनस साइन थी के माइनस उधर ले जाऊंगा मैं, ई एन ई ए वी डी वेक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर वो लिख सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो ये ई आगे लिख चुका हूं, एन ए लिख सकता हूं, है ना, डीएल लिख देते हैं अपन, और वीडी वेक्टर माइनस एन आगे ले लेते हैं, वीडी वेक्टर को लिख देते हैं उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर वीडी कैप। वीडी वेक्टर को लिख दिया, उसका यूनिट उसकी डायरेक्शन का उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज दिस वीडी कैप? वीडी कैप शुड बी माइनस डीएल कैप, वीडी कैप शुड बी माइनस डीएल कैप। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं तो वो तो करंट के अपोजिट थी, तो वीडी कैप इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डीएल कैप। ये समझ में आ रहा है क्या, है ना? चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बट दिस वीडी कैप इज माइनस डीएल कैप। ये दोनों ही यूनिट वेक्टर है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है जो करंट की डायरेक्शन थी उससे। करंट जा रहा था ऊपर की तरफ, ये देखो करंट का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ये है और उसकी बिल्कुल अपोजिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी बिकॉज इलेक्ट्रॉन मोशन में है। तो ये दोनों में माइनस एन का रिलेशन है, तो मैं इसको माइनस डीएल लिख सकता हूँ, माइनस डीएल कैप लिख सकता हूँ। तो एन ई ए डीएल इंटू वी डी, इसको लिख दिया मैंने माइनस, एक बाहर माइनस साइन भी था और यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस डीएल कैप क्रॉस बी वेक्टर। अब थोड़ा सा अरेंज करिए, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, इस सबको उठा के मैं आई लिख सकता हूँ, एन ई ए वी डी को आई लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, डीएल इंटू डीएल कैप बचा मेरे पास क्रॉस बी, एंड व्हाट इज डीएल इंटू डीएल कैप, उसको डीएल वेक्टर लिख सकता हूँ, तो मेरे पास आ गया आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डीएल कैप इंटू डीएल, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया उसी के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, तो उसको डीएल वेक्टर लिख सकता हूं मैं। तो हमारे पास फोर्स आ गया, एक मेरे पास वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा है उस वायर के अंदर उसका एक्सप्रेशन आ गया। करंट कैरिंग वायर में चार्जेस मोशन में है, उन सब चार्जेस का मोशन से करंट आया था और उन्हीं चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है वो वायर पे फोर्स है, तो वो फोर्स हमने निकाल दिया। क्या एक्सप्रेशन क्लियर? देख लीजिए सभी।
चलो वेरी गुड, है ना। तो अब किसी भी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रख दिया जाए तो उस वायर की छोटी सी लेंथ पे क्या फोर्स लगेगा वो आप लिख सकते हो। अब आपको उस वायर पे टोटल फोर्स चाहिए, बड़ी लेंथ पे फोर्स चाहिए, फोर्स ऑन टोटल वायर, उसकी पूरी लेंथ पे, मतलब वायर की तो छोटी सी लेंथ पे फोर्स है, ठीक है। तो हम पूरे उसके लिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। भाई कोई बड़ा सा वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके हर छोटे छोटे पोर्शन में आप फोर्स निकाल लो। ये डीएल वेक्टर है, इसके अंदर जो भी फोर्स लग रहा है, मान लीजिए करंट इधर था, मैग्नेटिक फील्ड सपोज बोर्ड के अंदर है, तो डीएल क्रॉस बी फोर्स ऐसा आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी लेंथ पे छोटा सा फोर्स, और ऐसे सब जगह छोटा छोटा फोर्स को वेक्टरली ऐड कर दो तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। चलो, क्या है, समझ में आ रहा है? पूरी चीज अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमने पढ़ा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छे से नोट कर लीजिए, किसी भी स्टेप में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। बहुत इजी चीज है, बहुत बेसिक तरीके से निकालिए अपन ने चीजें, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन मोशन में थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, वो टोटल फोर्स होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है वही वायर पे फोर्स है, तो वायर पे यही फोर्स आ गया। ठीक है, चलो। अब अगर बड़ा कोई वायर है जिसकी लेंथ ज्यादा है, उसकी लेंथ छोटे छोटे डीएल वेक्टर में तोड़ देंगे अपन, और हर डीएल वेक्टर पे फोर्स निकाल के ऐड अप करके टोटल फोर्स निकाल देंगे। तो ये टोटल फोर्स निकालने का तरीका हुआ। अब इसको अपन अलग अलग सिचुएशंस में निकालते हैं। सबसे पहले अपन हमेशा आसान सिचुएशन देखते हैं, तो आसान सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैंने जब यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा करा था तो ये छोटी सी लेंथ ली थी, तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वो कांस्टेंट जैसी दिखेगी, छोटी सी लेंथ तो ज्यादा चेंज नहीं होगी। लेकिन कोई बड़ा सा वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है, काफी अलग अलग जगह अलग अलग फील्ड हो सकती है। हम ये मान के चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म होगा तो क्या स्पेशल फॉर्मूला बनेगा वो देखते हैं बाबा। ठीक है, अच्छा पहले तो यूनिफॉर्म फील्ड को शो कर देता हूं मैं। तो लेट्स से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, किसी भी एक डायरेक्शन में शो करना थी तो मैंने इनटू द बोर्ड शो कर दी है। मैं देखो क्रॉस दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इस क्रॉस आर शोइंग कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड। ये जो क्रॉस है बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड। इसमें वायर रख देते, तो लेट्स से आपने वायर अभी स्ट्रेट वायर रख के दिखाता हूँ पहले, तो मैं आसान लगे अपन को, इसलिए एक सीधा वायर रख दिया। ठीक है, उसमें करंट है, वायर की लेंथ मान लेते हैं एल है, वायर की लेंथ मान लेते हैं एल है। तो वायर को पहले छोटे छोटे वेक्टर्स में तोड़ेंगे अपन। तो कहीं पर भी छोटा सा डीएल वेक्टर का एलिमेंट ले लो, उस डीएल वेक्टर में फोर्स क्या होगा वो निकालो। तो डीएल क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में फोर्स है देखो छोटी सी लेंथ पे, डीएल क्रॉस बी। तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर रखो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड लिए, उसकी डायरेक्शन में फिंगर रोल करो, तो थंब की डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन देखो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब टोटल फोर्स के लिए इसे इंटीग्रेट करना है, तो टोटल फोर्स फिर आप छोटे से फोर्स को इंटीग्रेट करोगे। छोटा सा फोर्स था डीएल वेक्टर आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी, करंट को मैंने स्मॉल ही माना था। ठीक है, अच्छा बी वेक्टर तो पूरे वायर पे एक जैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलिए, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो। करंट भी वायर में सेम ही होगा, एक ही वायर को देख रहे हैं अपन, तो करंट भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, अंदर बचेगा ओनली इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर वायर स्ट्रेट है जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है, तो सभी डीएल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, वो एडअप होके टोटल एल वेक्टर बनेगा। सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐड करके टोटल ये एल वेक्टर लिख सकता हूं, सब एक ही डायरेक्शन में डीएल वेक्टर, क्योंकि वायर स्ट्रेट लिया मैंने, है ना। सो फॉर दिस स्ट्रेट वायर आई कैन राइट इट एज आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब कोई सीधा वायर हो आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो,
तो आपको क्या करना है, वायर का एल वेक्टर बना लेना है, वायर की जो पूरा लेंथ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का वेक्टर है उसको एल वेक्टर बना लेना है, और आई एल क्रॉस बी कर देना है, ऐसे फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फोर्स आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। इसका मैग्नीट्यूड चाहो तो लिख सकते हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आई एल बी साइन थीटा, एल और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं अपन। मैंने अभी स्ट्रेट वायर दिखाया जान के, मान लीजिए हमारे पास एक कर्व्ड वायर था, मान लीजिए कोई रैंडम सा मैंने कर्व्ड वायर बना दिया, ये देखो ये कर्व्ड वायर बनाया मैंने, ये करंट की डायरेक्शन, ऐसे कर्व्ड वायर बनाया मैंने। ठीक है, तो कर्व्ड वायर होगा तब भी मैं मैग्नेटिक फील्ड जब तक कांस्टेंट ले रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड जब तक यूनिफॉर्म ले रहा हूं, तो बी को तो बाहर निकाल ही सकता हूं, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा बी वेक्टर। पूरे वायर में करंट एक जैसा है तो उसको भी बाहर ले लेंगे बस। अब इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर क्या होगा ये सोचो, डीएल वेक्टर का मतलब इसका छोटा सा लेंथ का वेक्टर, और आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन करना, तो सारे छोटे 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 ऐसे लेंथ के वेक्टर बनेंगे, उनको ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ, सारे छोटे छोटे लेंथ के वेक्टर को ऐड करोगे तो क्या होना चाहिए सोचो, पूरा वेक्टर का मतलब लेंथ ऑफ वायर नहीं मिलेगी, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, दिस इज नॉट मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है। वेक्टर को ऐड करोगे तो डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता ना तो मैग्नीट्यूड को ऐड करते तो आपको लेंथ मिल जाती, लेंथ नहीं मिलेगी, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का वेक्टर मिलेगा। आप याद करो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो अगर छोटे छोटे वेक्टर से ऐसे अरेंज हो तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का वेक्टर उनका रिजल्टेंट आएगा ना, ये ऐसा कुछ वेक्टर मिलेगा आपको, समझ लो। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करो, एक पॉइंट से स्टार्ट करके अगर वेक्टर को अरेंज करते जाऊं, हर एक वेक्टर के हेड पे नेक्स्ट वेक्टर की टेल लगा दो, फिर अगले वेक्टर का टेल इसकी हेड पे लगा दो, ऐसे करते जाओ तो फर्स्ट से लास्ट तक का वेक्टर मिल जाता है ना, तो ये वेक्टर मिल जाएगा। मतलब आपको वायर का शेप का कोई मतलब नहीं, चाहे वायर सीधा हो चाहे आर्क जैसा कुछ भी वायर हो, आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का वेक्टर बनाना है, ये वेक्टर बना लो और फोर्स लिख लो। इस केस में भी जो फोर्स आएगा उसका आप लिख सकते हो आई एल क्रॉस बी। अभी एल का मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का वेक्टर, चाहे वायर सीधा हो तब भी ये एल वेक्टर होगा, वायर ऐसा कर्व का हो तब भी ये एल वेक्टर होगा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, हमें वायर के शेप से कोई मतलब नहीं, बस स्टार्टिंग पॉइंट का है एंड पॉइंट का है वो देखो, काम खत्म। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो अच्छे से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब फोर्स निकालना है तो बहुत सिंपल चीज हो गई। चलो नोट कर लीजिए जल्दी से, यशवर्धन बात करेंगे, बिल्कुल सही चीज सोचिए आपने, बात करते, ये नोट कर लीजिए सब बच्चे फिर बात करते। अच्छा चलो यशवर्धन बोल ही रहा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, स्पेस दिख रहा है यहाँ पे मुझको। अपना डिस्कशन जो हुआ इससे अब आप बताओ, अगर मेरे पास एक लूप होता, मेरे पास एक लूप होता तो उस पर फोर्स क्या आता, जीरो हो जाता, सिंपल, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का कोई वेक्टर ही नहीं बनता। तो अपना डिस्कशन अपन को बता रहा है कि फोर्स ऑन लूप इज जीरो। ऑफ कोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, सारे कंडीशन होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसमें करंट कैरिंग लूप रख दिया है तो करंट कैरिंग लूप पे फोर्स जीरो। ठीक है, करंट कैरिंग लूप पे फोर्स जीरो। चलो क्या अच्छे से क्लियर, फोर्स ऑन लूप विल बी जीरो। ठीक है, नोट कर लीजिए वो। इस पे नेट फोर्स तो जीरो है, पर क्या इसके हर छोटे सेक्शन पे भी फोर्स जीरो है?
बोलो, इसके छोटे छोटे सेक्शन पे देखेंगे तो फोर्स है, हाँ है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अच्छा किस डायरेक्शन में, फिलहाल जो मैंने करंट की डायरेक्शन बताई उस हिसाब से इसके फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी। कहीं पर छोटा सा मैं अगर वेक्टर ले लूं, मान लो ये मैंने एल वेक्टर ले लिया, दिस इज एल वेक्टर, तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड आ रही है ना। ये डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, तो डीएल की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर रखो, अंदर की तरफ फिंगर रोल करो तो थंब ऊपर आ रहा है, तो इस तरह से आ रही है फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स इज नॉट टेंजेंशियल, इट इज परपेंडिकुलर, वायर के परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा। ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो वायर के तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा फोर्स, टेंजेंट तो हो ही नहीं सकता। तो फोर्स इस तरह से लग रहा है, और सब जगह देखोगे तो ऐसा बाहर की तरफ लगेगा, है ना, बाहर की तरफ, इधर इधर वाले हर जगह देखोगे अगर यहाँ पर, तो फोर्स ऐसा बाहर की तरफ है, लाइक दिस। ये सब तरफ ऐसा बाहर की तरफ फोर्स जो लग रहा है, वो उसको ऐसा नहीं लग रहा जैसे पुल कर रहा हो, दिस फोर्स इज ट्राइंग टू पुल इट। अगर ये फ्लेक्सिबल होता, मान लो ये इलास्टिक थ्रेड होता, एक फ्लेक्सिबल वायर होता, रिजिड वायर नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता, तो क्या हो जाता, सर्कल बन जाता, बिल्कुल सही, ठीक है, सर्कल बन जाता। तो अगर मेरे पास एक फ्लेक्सिबल वायर है, एक रिजिड वायर नहीं, एक फ्लेक्सिबल जिसको अपन थोड़ा सा मूव करवा सकते हैं, ऐसा कोई वायर रख दे जाए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और अचानक से उसमें करंट प्रोड्यूस कर दिया, तो हो सकता है वो सर्कुलर शेप एक्वायर कर ले, ड्यू टू द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वायर का जो लूप है वो सर्कल के शेप में आ जाए। अच्छा ये भी हो सकता है कोलैप्स कर जाए, उल्टा करंट, उल्टा करंट होता तो कोलैप्स हो जाता, देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अंदर आ जाएगा, तो कोलैप्स कोलैप्स भी कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते तो पूरा ऐसा दब जाता, पूरा अंदर आ जाता, ये फोर्स सब उसको पुल कर लेता है अंदर की तरफ, तो कोलैप्स भी हो जाता, सारा वायर इकट्ठा होकर सेंटर ऑफ मास को कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता, ठीक है। चलो सरफेस टेंशन जैसा कुछ, हाँ फर्स्ट केस इज लाइक सरफेस टेंशन, बिल्कुल सही। अब मान लो वो कोलैप्स वाली सिचुएशन नहीं है, बाहर की तरफ फोर्स है, जैसा ये डायग्राम है ऐसे ही फोर्स है, सपोज बाहर की तरफ है, तो आप सब समझ रहे हो कि सर्कुलर लूप बन जाएगा, तो सर्कुलर लूप बना दिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए ये सर्कल की अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था वो आई था, और वायर जो बना वो कैपिटल आर रेडियस का बन गया, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बी है। क्या सर्कल बनने के बाद फोर्स लगना बंद हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल सही बात है, अभी भी लग रहा होगा, तो अभी भी फोर्स लग रहा होगा, तो उसकी वजह से वायर में टेंशन आ रही होगी, बोलो, जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा उसकी वजह से वायर में टेंशन आ रही होगी, यस, ठीक है ना, निकालो कितनी टेंशन आएगी, आर रेडियस का सर्कुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट इज आई, तो बताओ इसके अंदर कितनी टेंशन डेवलप हो रही होगी ड्यू टू द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से टेंशन कितनी आएगी। यंग्स मॉडुलस जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेंशन निकालनी है। चलो सिद्धेश का और रचित का, दो बच्चों के आंसर आए हैं, तो अगर किसी ट्रिक से कराए है तो आपके गलत है, मैं देखूंगा नहीं, ट्रिक से कराए तो गलत है, अगर पूरा सॉल्व करके कराए तो देख सकते हैं अपन सही है क्या, समय चेक करते। एनएलएम वाला कौन सा तरीका कुशाग्र, टेंशन जो भी आ रही होगी वो फोर्स बैलेंस करके चल रही होगी, तो बस फोर्स बैलेंसिंग करो, ऐसे क्वेश्चन आपने हैंडल करे वेव्स वगैरह में करे ऐसे हैंडल, तो कैसे करते थे, इसका एक छोटा सा ऐसा सेक्शन काट लो यहाँ पे, मान लो डी थीटा एंगल का कोई सेक्शन है, तो सिमेट्रिकली यहाँ पे डी थीटा बाय टू एंगल हो जाएंगे, है ना। अब इस सेक्शन पे जो टेंशंस के फोर्स होंगे बाकी वायर की वजह से वो कैसे लग रहे होंगे वो इमेजिन करो, वायर का छोटा सा सेक्शन लिया, इस सेक्शन पे बाकी वायर की वजह से जो टेंशन फोर्स होगा वो यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन में होंगे, लाइक दिस,
एक जैसा होगा, दोनों तरफ सिमेट्री। इन टी और टी के अलावा इस सेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा जो उसको बाहर की तरफ पुल कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा वो कितना होगा, बी आई एल। एल कितना होगा इसका, उसको लिख सकते हो आर डी थीटा, है ना। ये इसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब दोनों टेंशन का जो कंपोनेंट है एक दूसरे के, एक तो कंपोनेंट आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो कैंसिल होगा, और एक कंपोनेंट इसको सपोर्ट कर रहा होगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो टेंशन के इधर वाले कंपोनेंट ये एंगल होंगे डी थीटा बाय 2, 2t sin d theta by 2 is balancing this force of magnetic field b I r d theta। इसे सॉल्व कर दीजिए तो t इंटू डी थीटा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बी आई आर थीटा। बस सॉल्व कर दो तो टेंशन की वैल्यू आ गई आपके पास, बी आई आर। दिस शुड बी द आंसर। क्या है, समझ में आया? सबको क्लियर हो रहा है? ये छोटा सा सेक्शन लिया, छोटे से सेक्शन पे दोनों तरफ जो टेंशन का फोर्स होगा वो दिखाया। इन दोनों टेंशन का कंपोनेंट, एक ये जो सिमेट्री वाली लाइन थी उसके परपेंडिकुलर लाइन बनाई, इस लाइन के अबाउट टेंशन के कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, सिमेट्री वाली लाइन के अलोंग टेंशन का कंपोनेंट जो है वो इस फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इक्वेट करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो। इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, कुछ बच्चे कुछ को वेव्स में शायद ट्रिक व्रिक कुछ बताते हैं, तो मैं तो ट्रिक के फेवर में कभी होता ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा बेसिक से चाहता हूँ करना। तो ये आंसर अपन तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, हाँ। और ट्रिक तो मैंने बोल ही नहीं रहा हूँ कोई सा इसकी, ऐसे ही रोटेटिंग रिंग में निकालते थे। हाँ, ऐसी कई सिचुएशन में कराया आपने। ठीक है, सर्कुलर मोशन में रिंग रोटेट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करते थे। यस, बिल्कुल सही। अच्छा, ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, अब इसके बाद कोई ये पूछ सकता है कि देखो टेंशन आ गई रिंग में तो उसकी रेडियस बढ़ सकती है, तो रेडियस में थोड़ा कुछ इंक्रीमेंट हो, यंग्स मॉडुलस दे दिया अगर इसका, तो रेडियस का इंक्रीमेंट पूछ सकते हैं, कुछ कुछ और चीजें करवा सकते हैं आपसे। ठीक है, आज अपन अभी इतना ही कर रहे हैं, बाकी इसको आगे और बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमने समझा कि भाई करंट कैरिंग लूप पर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फोर्स जीरो होता है। अच्छा, ये सिर्फ यूनिफॉर्म में है ना, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं डिराइव करा अपन ने। नॉन यूनिफॉर्म में जीरो मत कर देना फोर्स आप, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स हो सकता है। और बाकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो वायर के शेप से कोई मतलब नहीं, बस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का वेक्टर बनाओ और उससे फोर्स निकाल लो। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इनके ऊपर बेस, फिर अपन आगे पढ़ेंगे और चीजें। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी निकालेंगे। चलो तो इधर वाला क्वेश्चन हटा रहा हूं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको दे दी 2i प्लस 3j प्लस 4k टेस्ला। And there is a wire starting from origin and going to a point 4,3। ओरिजिन से 4,3 पॉइंट पे वायर जा रहा है। वायर में जो करंट है वो 2 एम्पीयर का है, 2 एम्पीयर का है। ओरिजिन से 4,3 पॉइंट पे एक वायर जा रहा है, वायर में करंट 2 एम्पीयर का है, और स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो मैंने आपको दे दिया। फाइंड फोर्स ऑन दिस वायर, करो। इस वायर पर फोर्स वेक्टर निकाल, चलिए ट्राई।
चलो वो हो जाए तो एक और क्वेश्चन दिया है मैंने। ओके, काफी बच्चों का जवाब आ रहा है मेरे पास। तो यूनिफॉर्म फील्ड दिख रहा है हमको 2i प्लस 3j प्लस 4k, कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं। तो वायर पे फोर्स निकालना है, तो वायर के शेप से तो कोई मतलब नहीं हमको, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का वेक्टर बना लो। तो ये वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 4i प्लस 3j। बस अब फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, आई एल क्रॉस बी, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस वेक्टर कैसे करते, डिटर्मिनेंट फॉर्म, आई जे के एल, एल को पहले कंपोनेंट लिखेंगे 4 3 0 और बी के 2 3 4, है ना। फोर्स वेक्टर इस आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करा जाता है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म आई जे के लिखते हैं, फिर एल वेक्टर के कंपोनेंट और बी वेक्टर के कंपोनेंट। चलो काफी बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया, तो मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, आपका देख के लिख देता हूँ। तो वैभव का आंसर आ रहा है 24i माइनस 32j प्लस 12k। 24i माइनस 32j प्लस 12k चेक कर लेता हूँ। हाँ 24i माइनस 32j प्लस 12k। चलो मैक्सिमम बच्चों का तो मुझे यही आंसर दिख रहा है, वेरी गुड। एक कोई मैं कंपोनेंट चेक कर लेता हूँ, उसमें के वाला चेक कर लेता हूँ। तो 4 इज 12 माइनस 6, हाँ 6 आएगा, 6 टू द 12, बिल्कुल सही। चलो तो ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। अब ये हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक हमारे पास इनफाइनाइट साइज की प्लेट दी है देखो आपको, उसके परपेंडिकुलर जाके एक वायर रखा है ऐसा, 1 एम्पेयर का करंट दिखाया है, दिस इज 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर का करंट शो करा है, 1 मीटर की लेंथ है, पी से क्यू तक वायर है, और यहाँ 2 एम्पेयर पर मीटर का करंट है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स क्या है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जो बच्चों के इसके भी आंसर आने लग गया, वेरी गुड। अच्छा सोम, ओके ठीक है, देखते बाद में अपन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वो प्लेट है, इनफाइनाइट लार्ज प्लेट आपको दिख ही रही है, उसके अंदर 2 एम्पेयर पर मीटर का करंट है, मतलब पर यूनिट विड्थ जो करंट है वो दिया है मैंने, और सामने एक वायर रख दिया है, कैसे रखा है दिख रहा है डायग्राम आपको। अगर आप इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो प्लेट आपको कुछ इस तरह से दिखेगी टॉप से, ठीक है। उसके सामने ऐसा वायर रखा है, इस वायर पर फोर्स पूछा आपसे। तो याद करो कि इस तरह से प्लेट में जब करंट होता है तो यूनिफॉर्म फील्ड बनती थी, याद करो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बनती थी, इसकी कितनी बनती थी, म्यू नॉट के बाय 2। बस ये जो फील्ड होती है बस ये यूज करना है आपको। तो इससे फोर्स किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी इस तरफ, तो एल क्रॉस भी ऊपर फोर्स आएगा, ये आएगा फोर्स की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड प्लेट के पैरेलल इस तरह से बनती है, करंट के परपेंडिकुलर प्लेट के पैरेलल। तो फोर्स कितना आ जाएगा, आई एल बी, ठीक है, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, साइन 91 हो जाएगा। तो आई 1 एम्पेयर, एल 1 मीटर, और बी, बी कितना था, म्यू नॉट के बाय 2, तो म्यू नॉट के इज 2 बाय 2, तो ये आंसर म्यू नॉट है। और म्यू नॉट कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, तो ये न्यूटन में आंसर आएगा, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन, सिंपल। सबको क्लियर, काफी बच्चों के आंसर आ रहे थे मेरे पास, यस वेरी गुड। तो कुछ हमने एक दो क्वेश्चन देखे जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकाला है। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जीरो आने का एक केस तो हो गया था लूप, स्ट्रेट वायर पे कब कब फोर्स जीरो होगा बताओ, फोर्स वेक्टर इज जीरो इन यूनिफॉर्म फील्ड, बताओ कब कब होगा। एल क्रॉस बी था, है ना, आई एंड बी आर पैरेलल, बिल्कुल सही, ठीक है। मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आपने वायर रख दिया है, तो करंट चाहे इसी डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों ही केस में थीटा 0 और 90, थीटा 0 और 180 की वजह से, यहाँ थीटा 0 यहाँ थीटा 180 डिग्री, इनकी वजह से फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली वायर हो
फोर्स जीरो। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि चार्ज भी मैग्नेटिक के पैरेलल मूव करे तो उससे फोर्स नहीं लगता है, तो फोर्स जीरो की सिचुएशन देखी अपन ने। और परपेंडिकुलर में मैक्सिमम होता है, आप तो जानते ही है ना। परपेंडिकुलर में मैक्सिमम उसको भी दिखा देते हैं एक बार। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड थी और वायर रखा था इस तरह से, ठीक है। तो इससे फोर्स जो आ रहा था वो अपना आई एल बी आ रहा था, 90 डिग्री होने से फोर्स का मैग्नीट्यूड और आई एल बी। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लेंथ ऑफ वायर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, लेंथ ऑफ वायर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। अगर वायर को किसी एंगल पे रख दिया लाइक दिस, वायर को किसी एंगल पे रख दिया, उसमें आई करंट है, मान लो उसकी लेंथ एल है, तो हम देख रहे हैं कि हाँ थीटा एंगल अगर होगा तो आई एल बी साइन थीटा होता है, फोर्स आई एल बी साइन थीटा। यू कैन इमेजिन कि मैंने एल साइन थीटा को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, एल साइन थीटा को बी से मल्टीप्लाई करा, एल का साइन थीटा कंपोनेंट बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब कोई वायर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, मुझे उसके लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होता है, उस कंपोनेंट से अपन फोर्स निकाल लेंगे। क्या है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो फोर्स हम समझते कि कैसा लिखना है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जैसे मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वेरिएबल है लेकिन वायर पे यूनिफॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा उसका एग्जांपल दो पैरेलल वायर, दो पैरेलल वायर सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मैं अगली चीज बताना चाहता हूं। एक मेरे पास मान लीजिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, दिस इज एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसमें करंट आई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, लेकिन अगर इसके पैरेलल एक वायर रख दूं मैं, तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा, इसकी फील्ड इस वायर पे कांस्टेंट जैसी लगेगी, तो यूनिफॉर्म फील्ड वाला फोर्स आ जाएगा। सही है क्या? दो पैरेलल वायर है, तो इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऊपर नीचे तो चेंज होती नहीं है, और ये दूसरा वायर पैरेलल है, तो इसको ऐसा लगेगा जैसे फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म फील्ड का फोर्स आ जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो ये बात? ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। मान लो एक दूसरा वायर भी बहुत बड़ा था, उसके हमने थोड़ा सा पोर्शन देख रहे हैं, केवल उसका कुछ पोर्शन देख रहे हैं। मान लेते हैं एल लेंथ का पोर्शन देखते हैं, और इसमें करंट I1 था, यहाँ पे करंट मान लेते हैं I2 है। द डिस्टेंस बिटवीन द वायर उसको D ले लेते। तो बताओ इस I1 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी लिखोगे? इस I1 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी लिखोगे इस लोकेशन पे? ये तो आती है आपको, बताओ जल्दी से। बताइए इस वायर के करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, बिल्कुल सही है ना। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की फील्ड उससे किसी डिस्टेंस r पर ये अंदर की तरफ आने वाली है, और कितने आने वाली है? यू नो दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऊपर नीचे जाने पे चेंज होगी नहीं, तो दिस सेकंड वायर इज एक्सपीरियंसिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही लग रही है उसको, तो उससे फोर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन तो आई एल क्रॉस बी। तो लेंथ वेक्टर ये ऊपर की तरफ आएगा बिकॉज मैंने करंट ऊपर माना है, तो लेंथ वेक्टर इज अपवर्ड, ऊपर की तरफ लेंथ वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, तो एल क्रॉस बी इधर की तरफ फोर्स आएगा, ऐसा फोर्स आ गया। देखो ये कितना आएगा फोर्स, मैग्नीट्यूड लिखे अगर अपन, तो एल और बी परपेंडिकुलर है तो उसको आई एल भी लिख देना। आई इन द वायर सेकंड इज I2, लेंथ इज एल, और बी इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd।
देखो अच्छे से, चलो क्या ये अच्छे से समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए अच्छे से इसको। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो दो पैरेलल वायर है हमारे पास, उनमें आपस में जो फोर्स है, सेकेंड वायर की एल लेंथ पे फोर्स निकाला तो ये आया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इस फोर्स को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू लेंथ, ये फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स तो हमने निकाल लिया। अब इस फोर्स का एक्सप्रेशन जो है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये लेंथ 1 मीटर कर लो, लेट लेंथ इज 1 मीटर, मतलब हम इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से सेकंड वायर की पर मीटर लेंथ पे फोर्स निकाल रहे हैं। लेंथ 1 मीटर ले ली, मतलब पर मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ पे फोर्स निकाल रहे हैं। और I1 I2 डिस्टेंस एक काम करते हैं 1 मीटर है मान लीजिए, डिस्टेंस 1 मीटर है मान लीजिए, और फ्री स्पेस में दोनों वायर के बीच में फ्री स्पेस है, मैंने फ्री स्पेस ही माना है तो यहाँ म्यू नॉट है। तो मीडियम इज फ्री स्पेस। ठीक है, तो फोर्स आएगा दोनों वायर के बीच में, जब ये सब पुट करूंगा तो म्यू नॉट बाय 2 पाई, ये एल और डी को 1 लिख दिया, तो यहाँ I1 I2 होगी। अच्छा, I1 I2 के 1 एम्पियर थे, लेट I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, वो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 1 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई, विच इज 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2 पाई, ये आ जाएगा। चलो, ये समझ में आ रहा है कि क्या करा मैंने? मैंने चेक करके देखा कि भाई 1 मीटर लेंथ ले लेता है इस वायर की, वायर दोनों पैरेलल वायर के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस कर देता, दोनों वायर में करंट 1 एम्पियर कर देता, सेम करंट कर देता 1 एम्पियर, तो फोर्स क्या आएगा, है ना? चलो, तो एक तो ये फोर्स कम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि दो पैरेलल वायर है, ध्यान से सुनिए, दो पैरेलल वायर से उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, दोनों फ्री स्पेस में रखे, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, दोनों फ्री स्पेस में रखे, उनमें सेम करंट फ्लो कर रहा है, दोनों वायर में सेम करंट फ्लो कर रहा है, और एक दूसरे को इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या उनका करंट बता सकते हो? दो पैरेलल वायर है, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, फ्री स्पेस में रखे हैं, ऑन द वन वायर द फोर्स ड्यू टू अदर इस 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन ऑन 1 मीटर लेंथ, उसकी 1 मीटर लंबाई पे इतना फोर्स है, और दोनों में करंट सेम है, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो? 1 एम्पियर होना चाहिए, बिल्कुल सही। दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ऐसा ही डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ये है। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोला था ना, अपन एमईसी में जाके सही डेफिनेशन पढ़ेंगे 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, ऐसा नहीं लिखते ऐसा ही, ऐसा ही डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इज दिस। ठीक है, 1 एम्पियर इज आल्सो इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, बट द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इन ऐसा इज दिस, दैट, लिखो इसको अच्छे से, लिखिए आप, लिखो, when two parallel wires, when two parallel wires of infinite length, when two parallel wires of infinite length placed in free space, placed in free space at 1 meter separation, placed in free space at 1 meter separation, carries same current in same direction, carries same current in same direction, carries same current in same direction, and if they attract each other, and if they attract each other with force of 2 in 10⁻⁷ Newton per meter, if they attract each other with force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter of their length,
2 into 10 power minus 7 Newton per meter of their length. Then the current in the wire is 1 ampere. Then the current in the wire is 1 ampere. Then the current in the wire is 1 ampere. अगर दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स जो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे फ्री स्पेस में पैरेलल रखे हैं, सेम करंट लेके जाते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स 2 into 10 power minus 7 न्यूटन पर मीटर का आता है, देन द करंट इन द वायर इज 1 एम्पीयर. ठीक है, पर मीटर ऑफ लेंथ, पर मीटर ऑफ लेंथ. सर इतना कम फोर्स मेजर कैसे करा होगा? फोर्स मेजर करने के हमारे पास तरीके हैं, पर ऐसी विचित्र डेफिनेशन क्यों? देखो, कोई भी डेफिनेशन इस तरह से बनाई जाती है जिसको मेजर अच्छे से करा जाए. चार्ज मेजर करने के लिए उस तरह से डिवाइस नहीं था हमारे पास, जितना अच्छा डिवाइस फोर्स के लिए था, इसलिए अपन ने फोर्स को यूज करके करा. ठीक है, चलो, तो आई होप कि अब ये क्लियर हो रहा है. इसमें किसी को कोई और डाउट? चलो, सोहम को तो क्लियर है, वेरी गुड. चलो, अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज समझना है, वो आपको याद रखना है. देखो, करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम थी, तो फोर्स इस सेकेंड वायर पे उधर आया, उस वायर पे इसकी वजह से फोर्स निकालते तो इसका करंट ऊपर, इसकी वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो करंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, वो भी इधर फोर्स आता. एक दूसरे को अट्रैक्शन का फोर्स आ रहा है ना इनमें, देखो न्यूटन थर्ड लॉ से अट्रैक्शन ही होगा भाई, जब इस पे उसका फोर्स इधर आया तो इस पे इधर आएगा. तो आपको ये याद भी रखना है कि सेम डायरेक्शन में करंट होता है वायर्स में, तो अट्रैक्ट करते हैं. सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका मतलब अट्रैक्शन, ये आपको रटना है. अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट तो रिपल्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट तो अट्रैक्शन. ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें आपने जैसे सोलोनॉइड तो पढ़ी है, तो सोलोनॉइड के अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर वायर होता है, उसको ऐसे लूप बनाते हैं अपन, तो उन लूप्स में फोर्स कैसा होगा ये पूछ लेते हैं, तो वो भी अट्रैक्शन होगा, क्योंकि उन सब लूप्स में भी सेम डायरेक्शन में करंट है, तो सेम डायरेक्शन में करंट के वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो जब सोलोनॉइड में करंट फ्लो कराते हैं तो इट ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट, समझे? जहां भी ऐसा होता है ना कि कोई दो वायर है जो सेम डायरेक्शन में करंट लेके जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. जैसे आपके घरों में जो वायरिंग होती है उसमें भी ऐसा होता है, पर फोर्स बहुत कम होता है. ये अच्छी बात है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो उसकी वजह से एकदम चिपक नहीं जाएंगे वायर. ठीक है, चलो, हाँ वही, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे, पर ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन पूछे तो वो तो बताते आना चाहिए अपन को, है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन जो इसी कॉन्सेप्ट का आता है, मान लो मेरे पास है ना चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम थी. मान लीजिए प्रोटॉन से सब जो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सारे प्रोटॉन से जो सब की सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन. इसके पैरेलल एक और स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन है, इसके पैरेलल एक और स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, तो ये भी सब के सब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. अच्छा, प्रोटॉन्स के मूवमेंट से हमको करंट जैसा फील होगा ना, जब ये प्रोटॉन्स मूव करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा ना कि करंट कैरिंग वायर जैसे हो गए, यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा है ना? अब इन करंट कैरिंग प्रोटॉन्स की जो स्ट्रीम होगी, इनमें आपस में फोर्स होगा, ड्यू टू दिस मूविंग प्रोटॉन्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन प्रोटॉन की स्ट्रीम पे फोर्स आएगा. किस डायरेक्शन में आएगा बताओ? अट्रैक्टिव होगा, बिल्कुल सही. तो अगर मैं आपसे अब ये पूछूं, है ना, मैग्नेटिक फोर्स हमने समझ लिया अट्रैक्टिव होगा, चलो अब मैं आपसे ये पूछूं, देयर आर टू स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन, दे विल, अब मेरा क्वेश्चन है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर, दे विल नॉट हैव एनी फोर्स इन बिटवीन देम, क्या आंसर दोगे? चलो, असीम बोल रहा है रिपेल, रचित बोल रहा है एक आंसर वेबो का आया अट्रैक्ट, एक आया रचित का डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, एक आंसर एक हो रहा है शांतनु का रिपेल, देवेश का आ गया अट्रैक्ट.
करेक्ट आंसर इज रिपेल, करेक्ट आंसर इज रिपेल। मैंने आपको ये नहीं बोला मैग्नेटिक फोर्स बताओ, मैंने बोला फोर्स कैसा होगा, दे विल अट्रैक्ट और रिपेल, ये बताओ। तो नेट जो फोर्स होता है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला भी सोचेंगे ना अपन। मैग्नेटिक फोर्स इनके बीच में जरूर अट्रैक्शन का है, प्रोटॉन की स्ट्रिंग से उनमें मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन लगेगा, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स वो तो रिपल्शन का होगा ना, और वो कई गुना ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से कई गुना ज्यादा होता है, और नेट में अभी भी रिपल्शन ही होगा। चलो, अंशुल ने बिल्कुल सही चीज लिखी थी, बी के हिसाब से अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रिक के हिसाब से रिपल्सिव, बिल्कुल से अंशुल। तो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है, इनफैक्ट तुम्हारे बिगिनर बॉक्स में भी है, तो ये अपन ने वो डिस्कस कर लिया। चलो, तो अब ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर का पूरा कॉन्सेप्ट किया। यस, है ना। अब इससे रिलेटेड एक छोटा कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, लिखो, इक्विलिब्रियम ऑफ वायर, इक्विलिब्रियम ऑफ वायर, इक्विलिब्रियम ऑफ वायर। ओम थ्रोट बोल रहा है सर इफ दोनों आर मूविंग विद सेम स्पीड तो उनके फ्रेम में मूवमेंट इज जीरो, तो विल देयर बी नो बी। हाँ, उनकी फ्रेम से देखोगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बिल्कुल सही। अगर प्रोटॉन्स को उन्हीं की मूविंग फ्रेम से देखने लग जाओ, फ्रेम बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदल जाती है, बिल्कुल सही। तो फ्रेम बदलने से मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेगी आपको, यू आर 100% करेक्ट। ठीक है, चलो, अब अपन पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ वायर। तो मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई है, इसको अच्छा रिजिड वायर है और इसको अपन ने सपोर्ट पे लगा रखा है, ये सपोर्ट दे रखे हैं, तो इसको अपन ने होल्ड करके रखा है। ठीक है, एक दूसरा वायर है जिसमें इसी के पैरेलल करंट फ्लो करा दिया, उसको हमने ना सपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, उसको हमने सपोर्ट नहीं दिया, पर किसी तरह से बैटरी से कहीं से वायर, एक फ्लेक्सिबल वायर है जिससे इसमें करंट आ गया, और यहाँ पर भी एक फ्लेक्सिबल वायर है जिससे करंट चला गया। करंट को लेके तो जाना पड़ेगा ना, तो कुछ फ्लेक्सिबल वायर है जो आगे करंट ले जा रहा है, पर इस वायर को, इसमें कुछ हेवी है, ये मास है इसके अंदर, और ग्रेविटी नीचे की तरफ है जी, लेकिन हमने इसको सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। मान लीजिए इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। ठीक है, तो दिस वायर विल एक्सपीरियंस वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इन दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स ऊपर लगेगा, दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो ग्रेविटी का वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा। तो ऐसा हो सकता है ना कि वेट और अट्रैक्टिव फोर्स बराबर हो जाए, तो इक्विलिब्रियम में रह जाए वायर। ठीक है, बिल्कुल सही। बस, तो बताओ, अब ये दोनों इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अपन को समझना था। अब इक्विलिब्रियम में रहने के लिए बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बताओ, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। मान लीजिए बीच की डिस्टेंस डी है, तो बीच की डिस्टेंस क्या होना चाहिए, दोनों वायर में करंट सेम है, अलग अलग है, कैपिटल आई स्मॉल आई, बीच की डिस्टेंस डी मान लो, और मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे लैम्डा दे दिए। बताओ बीच की डिस्टेंस क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। आकाश का आंसर आ गया है। गगनदीप, नहीं बेटा, लेंथ फाइनाइट है, मास पर यूनिट लेंथ दे दिया आपको मैंने। तो आप जानते हो यहाँ की यूनिट लेंथ पे फोर्स क्या होगा, ये वेट अगर यूनिट लेंथ का लिखोगे तो लैम्डा जी लिख दोगे, और यूनिट लेंथ का मैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकते हो। फोर्स अपन ने पढ़ा था ना, म्यू नॉट, दोनों वायर में करंट का प्रोडक्ट आई इंटू आई अपॉन 2 पाई डी इंटू लेंथ थी, लेंथ यूनिट लेंथ का लिख रहे हैं तो 1 ले लेंगे, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, ये वेट पर यूनिट लेंथ हो गया। यूनिट लेंथ की चीजें बराबर कर दो तो भी बैलेंसिंग हो जाएगी। लेमडा जी शुड बी म्यू नॉट आई आई अपॉन 2 पाई डी, यहाँ से डी निकाल सकते हो इक्विलिब्रियम के लिए। 2 पाई लेमडा डी, क्या है, समझ में आ रहा है। बुराउद्दीन पूछ रहा है स्प्रिंग क्यों लगाई, बेटा स्प्रिंग नहीं है, वो इस वायर के अंदर जो करंट आ रहा है ना,
तो मैंने कहाँ से करंट लाया हो, तो कोई फ्लेक्सिबल वायर है जिससे करंट आया है, और यहाँ भी कोई वायर है जिससे करंट जा रहा है। इसको हमने किसी चीज से होल्ड नहीं कराया, लेकिन वो करंट आना और जाना कैसे तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए मैंने वो एक्स्ट्रा कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखाया। ठीक है, तो हमने ये समझा अभी कि एक स्ट्रेट वायर के नीचे दूसरे वायर को अपन इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस करके। अब यही चीज ऊपर भी कर सकते हैं क्या? इस वायर को ऊपर ले जाके वहां पर भी कर सकते हैं क्या? वैभव बोल रहा है यस, एक वैभव बोल रहा है नो, एक वैभव गोयल बोल रहा है नो, वैभव दूध बोल रहा है अच्छा वो भी नो बोल रहा है। रिवर्स करंट कर लो ना, रिवर्स करंट करके नहीं हो सकता क्या? भाई सेम चीज ऊपर भी करी जा सकती है, उसके लिए बस आपको वायर में करंट रिवर्स करना पड़ेगा, उतनी ही डिस्टेंस पे बस करंट रिवर्स करके लग दो, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो बस, तो सेम डिस्टेंस पे आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। बोलो अब समझ में आ रहा है क्या? ये करंट रिवर्स होगा तो फोर्स अब रिपल्शन का हो जाएगा। बोलो, तो नीचे या ऊपर दोनों तरफ इक्विलिब्रियम आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर। ठीक है, लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में एक फर्क है। बॉटम सिचुएशन में अगर इस वायर को मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाऊं, मान लो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा ये डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ने से कम हो जाएगा। थोड़ा सा वायर को नीचे ले जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम हो जाएगा, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम हुआ वेट से, तो ये वायर पूरा ही नीचे चले जाएगा। समझ रहे हो क्या? हाँ, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं आप अपना, बिल्कुल सही। तो नीचे कैसा इक्विलिब्रियम है? ये अनस्टेबल है, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम तो है बट नीचे का इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। दिस इज पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे समझ में आया अनस्टेबल? वैसे समझ लीजिए इस वायर को अगर मैं थोड़ा सा भी नीचे लेके जाऊंगा तो वेट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम हो गया, वेट इज कांस्टेंट, थोड़ा सा नीचे जाने से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम, नेट में डाउनवर्ड फोर्स वो नीचे चला जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ऊपर का देखो, गगनदीप बोल रहा है टेस्ट में सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। टेस्ट में तो ये आने नहीं चाहिए था, तो अभी अपना सिलेबस में नहीं था ये तो। ऊपर का इक्विलिब्रियम देखो, अच्छा नहीं था, ओके ओके ठीक है, हाँ कुछ अलग चीज का होगा, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। ऊपर का इक्विलिब्रियम कैसा है ये बताओ फटाफट। हाँ ठीक है, ऊपर का इक्विलिब्रियम कैसा है बताओ? स्टेबल है, वेरी गुड, यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आप अगर इस वायर को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम होगा, वेट कांस्टेंट, नेट फोर्स नीचे आ गया तो नीचे आने की कोशिश करेगा, ऊपर डिस्प्लेस करने से नीचे आने की, नीचे डिस्प्लेस करने से ऊपर आने की। तो यहाँ हो सकता है एसएचएम हो जाए, थ्रू दैट एसएचएम होगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। लेट, ये ऊपर वाले सिचुएशन की बात कर रहा हूं, लेट वायर इज डिस्प्लेस्ड स्लाइड in up direction and released. Prove that it will perform SHM and find time period. चलो SHM होता है तो टाइम पीरियड निकालना तो अपना मतलब फर्ज बनता है, टाइम पीरियड निकालना तो ठीक है। तो SHM प्रूव करो और टाइम पीरियड निकालो, करो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। अच्छा ठीक है, चलो अब क्वेश्चन जो दिया है वो करो जल्दी से। बार को थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो बताओ एसएचएम करेगा और एसएचएम का टाइम पीरियड निकालो।
ऊपर वाले वायर को थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करा है, डिस्प्लेसमेंट को कुछ एज्यूम कर लो, मान लो x डिस्प्लेस करा है, और फिर नए फोर्सेस लिखो, फोर्स से एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन चेक करो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है क्या, आ जाए तो ऐसे जब 2 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल करा है तो इसका आप यूज कर सकते हो कि स्मॉल है। बच्चों का मेरे पास माधव का रिप्लाई आ गया है ओमेगा का, ठीक है माधव चेक करते। आकाश का भी टाइम पीरियड आया है। आकाश सही लग रहा है मुझको। सम्यक देखते, सम्यक टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड से थोड़ा सिंपल आंसर आएगा टाइम पीरियड, उसमें डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर लेना, ठीक है टाइम पीरियड में जो आएगा तो उससे आसान सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। चलो मान लो वायर को थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करा था तो डेफिनेटली वेट ज्यादा हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ जो वेट है वो लेमडा जी, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट आई कैपिटल आई अपॉन 2 पाई डी प्लस एक्स, नेट फोर्स ज्यादा है तो लेमडा इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है नीचे का फोर्स ज्यादा ऊपर का कम, तो मैंने मान लिया नीचे की तरफ एक्सेलरेशन एक क्रिएट हो रहा है, तो पर यूनिट फोर्स इक्वेशन लिख ली, पर यूनिट लेंथ के लिए लिख दी, यहाँ मास को मैंने पर यूनिट लेंथ ले लिया, फोर्स भी पर यूनिट लेंथ ले लिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो लेमडा जी माइनस, यहाँ डिनोमिनेटर में डी कॉमन ले लेता हूँ, तो म्यू नॉट आई आई अपॉन 2 पाई डी, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स बाई डी, उसको पावर माइनस 1 करके ऊपर लिख दिया मैंने, शुड इक्वल टू लेमडा इनटू ए। और एक और चीज कर रहा हूं मैं, ये म्यू नॉट आई आई अपॉन 2 पाई डी था ना, म्यू नॉट आई आई अपॉन 2 पाई डी, दिस वाज इक्वल टू लेमडा जी, इसको लेमडा जी लिख सकता हूँ, दिस एक्सप्रेशन वाज इक्वल टू लेमडा जी, तो लेमडा जी माइनस लेमडा जी इनटू, यहाँ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा लिया, इक्वल टू लेमडा है 1 प्लस एक्स बाय डी की पावर माइनस 1 इज नियरली इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय डी, एस एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन डी, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। तो ये सब्स्टिट्यूशन करना बच्चे नहीं करते अधिकतर, ये सब्स्टिट्यूशन कर दो तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो लेमडा लेमडा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करो, जी से जी कैंसिल, तो यहाँ पे बच रहा है मेरे पास प्लस जी बाय डी इंटू एक्स इक्वल टू लेमडा, तो कैंसिल हो गया ए, तो वो साफ साफ ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है आपको जी बाय डी, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट ओवर डी बाय डी, ये आ गया टाइम पीरियड। और यहाँ प्रूव हो ही चुका था, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर करा एक्सेलरेशन नीचे, तो एसएचएम प्रूव हो गया था यहाँ पे, दिस इक्वेशन प्रूव कि एसएचएम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मैंने ऊपर की तरफ करा था एक्स का और एक्सेलरेशन नीचे आया। चलो क्या यार सबको, हाँ बिल्कुल सिंपल पेंडुलम जैसा फॉर्मूला आ गया, 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी, एल के बदले यहाँ डी लिख दिया है बस, डी बाय जी, सिंपल पेंडुलम जैसा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा कई जगह होता है कि आंसर है ना सिंपल पेंडुलम जैसा बन जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक पॉइंट और इस क्वेश्चन में, इस वायर को मान लो मैंने इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, और फिर ये एसएचएम करने वाला है, आप समझ रहे हो यहाँ पे एसएचएम करेगा, तो ऊपर से जब नीचे वायर आएगा तो ग्रेविटेशनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, ऊपर से नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, वायर की ग्रेविटेशनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वो कहा जा रही है बताओ, एसएचएम में हम पढ़ते हैं एनर्जी कंजर्व होती है, यहाँ क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, ठीक है, तो सबसे ऊपर देखेंगे तो सबसे ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0, सबसे नीचे भी काइनेटिक एनर्जी 0, सबसे एक्सट्रीम पोजीशन ऊपर वाली वहां काइनेटिक एनर्जी 0, सबसे नीचे की एक्सट्रीम पोजीशन वहां काइनेटिक एनर्जी 0, उन दो सिचुएशन की बात करो, ऊपर से नीचे वायर आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वो कहा जा रही है, काइनेटिक एनर्जी तो जा नहीं रही है। मेरे पास कुछ बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कौन सी वाली, कौन सी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, हमने कहा डिफाइन करी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी अभी,
है ना, क्योंकि बी तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव तो होता ही नहीं है। बी के बारे में अपन ने बात शायद करी नहीं थी, ये दूसरी बैच में करी थी, आपके बैच में नहीं करी थी। बी को अपन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बोल ही नहीं पाएंगे। रीजन बिंग फॉर अ चार्ज, ऑफ कोर्स फॉर अ चार्ज। रीजन बिंग चार्ज पे तो फोर्स ही नहीं होता, इसका फोर्स का वर्क ही नहीं होता। ऑन मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का वर्क ही नहीं होता, तो वर्क ही नहीं है तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो कुछ होता है अपन देखेंगे बाद में, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रखना कि अपन ने कुछ डिस्कस करा है आज, ये आधा अधूरा डिस्कस हुआ है। ठीक है, आधा अधूरा अपना कुछ डिस्कस हुआ है। हाँ रचित, कुछ ऐसा ही कुछ होगा, समझेंगे अपन। ठीक है, अपना ये आधा अधूरा डिस्कस हुआ है ये वाला पोर्शन कि इसमें एनर्जी का क्या हो रहा है, इसके एनर्जी के बारे में अपन वो डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक, हाँ ये बिल्कुल सही बोला रचित ने, कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ से भी रिलेशन है इसका, कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ से भी रिलेशन है। यस, चलो ठीक है, तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे बढ़ते, ये इधर का क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन अपने ओपन रखा है, इसका डिस्कशन अपन और करेंगे बाद में जब थोड़ा सा इंड्यूस ईएमएफ वगैरह पढ़ लेंगे तब। अब स्ट्रेट वायर में फोर्सेस के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है। ये एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई है, इसके पास में मैंने एक कोई रेक्टेंगुलर लूप रख दिया। स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल मानो उसको, रेक्टेंगल है वो, रेक्टेंगल जैसा बना देते चलो। ठीक है, और इसमें भी करंट है मान लीजिए स्मॉल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस वगैरह दे देता हूँ। तो मान लीजिए डिस्टेंस कुछ ले लीजिए डी थी, ये डिस्टेंस मान लीजिए एल है, और ये रेक्टेंगुलर लूप की हाइट एच है। दोनों एक ही प्लेन में रखे, इनके बीच में नेट फोर्स कितना है और किस डायरेक्शन में, इनके बीच में नेट फोर्स कितना है और किस डायरेक्शन में। वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो हमको याद ही रखना है। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसके पास में रेक्टेंगुलर लूप, इनके बीच का फोर्स बताओ, निकालिए। यस, सर्वेश ने बिल्कुल सही बोला, इनमें नेट फोर्स अट्रैक्टिव आएगा, बिल्कुल सही। पहले तो अट्रैक्टिव, पहले तो नेट फोर्स की डायरेक्शन चेक कर लो सब किधर आएगी, और फिर नेट फोर्स निकालो। हाँ तो हम बिल्कुल सही, ठीक है बिल्कुल सही। कई बच्चे मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कम, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में करंट तो अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो रिपल्सिव फोर्स, लेकिन डिस्टेंस कम तो यहाँ फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, तो नेट में अट्रैक्टिव। बिल्कुल सही, नेट में तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। हाँ इन दोनों वायर पे भी फोर्स होगा, उसका भी ध्यान रखना। इस वायर पे इस स्ट्रेट वायर की वजह से फोर्स होगा, इस वायर पर भी स्ट्रेट वायर की वजह से फोर्स होगा, उनको भूल मत जाना। ठीक है, हाँ 4 सेगमेंट मान सकते हैं, बिल्कुल सही। करो, नेट फोर्स निकालिए। सिद्धेश का तो एक रिप्लाई आ गया मेरे पास। चलो, यस तो हम बिल्कुल सही। तो अब पहले तो मैं इन दोनों वायर की बात कर लेता हूँ, है ना, इन दोनों वायर पे फोर्स की बात कर लेता हूँ। ड्यू टू दिस वायर द मैग्नेटिक फील्ड गोइंग टू इनटू द बोर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनटू द बोर्ड है इस तरह से, ये क्रॉस क्रॉस दिखा रहा हूं मैं, जो बता रहा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। ठीक है,
और अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ क्रॉस के बीच में गैप कम बनाई है, धीरे धीरे गैप बढ़ा रहा हूँ। रीजन इज कि उधर जाने पे फील्ड कम हो रही है, उधर जाने पे फील्ड कम हो रही है, तो यहाँ गैप कम, फिर थोड़ी बढ़ाई, फिर थोड़ी और बढ़ाई। अच्छा, यहाँ से वहां जो करंट जाएगा, करंट इधर है मैग्नेटिकली इनटू द बोर्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर आएगी, इस पूरे वायर पर फोर्स ऊपर आएगा, लेकिन हर छोटी छोटी लेंथ पे फोर्स अलग अलग होगा। एकदम पास में फोर्स ज्यादा होगा और यहाँ पे फोर्स कम होगा। फोर्स की प्रोफाइल कुछ ऐसे होगी, जैसे जैसे मैग्नेटिक रिड्यूस होगी, फोर्स इज गोइंग टू रिड्यूस लाइक दिस। इस वायर की छोटी छोटी लेंथ पे फोर्स की प्रोफाइल दिखाएंगे। ये समझ में आया क्या? ठीक है। ऑन दिस वायर जो फोर्स है उसको शो करा सबसे पहले तो मैंने, छोटी छोटी लेंथ पे जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में दिखाया मैंने, तो इधर की छोटी सी लेंथ पे फोर्स ज्यादा होगा, इधर की छोटी सी लेंथ पे फोर्स कम होगा, रीजन बीइंग की डिस्टेंस बढ़ गई, है ना। चलो, अब जैसा ऊपर फोर्स है वैसे ही तो नीचे होगा, लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स नीचे हो जाएगा। नीचे वाले वायर पे फोर्स की प्रोफाइल दिखाओगे तो सेम दिखना चाहिए, बस अपोजिट डायरेक्शन में दिखना चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले तो इस वायर और इस वायर पे फोर्स की डायरेक्शन शो करी मैंने, ये सब बच्चे देख लो सबसे पहले तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं। हम इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते, मैं वैसे कैलकुलेशन कराऊंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन ही मेरा यही है कि इस पे फोर्स क्या है, तो अभी नहीं करा रहा हो, आप ये समझ रहे हो कि कैंसिल होने वाला है। ठीक है, चलो तो अब बचेगा ये जो वायर है और इधर वाला वायर, जो पैरेलल वायर से उनके बीच में फोर्स बच जाएगा। तो इन दो पैरेलल वायर का फोर्स कितना आप जानते हो, यहाँ दोनों पैरेलल वायर का फोर्स कितना जानते हो, लिख कर सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ अपोजिट होंगे। इस पे होगा अट्रैक्शन का फोर्स, ऑन दिस सेगमेंट अट्रैक्शन, ऑन दिस सेगमेंट रिपल्शन, या फोर्स ज्यादा दिखाया है कम दिखाया, नेट फोर्स अब आप आसानी से लिख सकते हो। पहले अट्रैक्शन होने के लिए म्यू नॉट आई आई अपॉन 2 पाई, लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट इज गोइंग टू बी h 1 अपॉन d माइनस, दूसरे में बस d को d प्लस l करना है, ये आ जाएगा नेट फोर्स। क्या है क्लियर? तो काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, वैभव पूछ रहा है कि लूप में वायर में आपस में फोर्स नहीं होते क्या? हाँ बिल्कुल, अच्छी चीज सोची आपने वैभव, लूप के वायर के आपस के फोर्स भी हो सकते हैं, है ना। इस वायर का इस पे फोर्स, इसका उस पे फोर्स, ये सब भी हो सकता है, पर वो मैंने पूछा नहीं था आपसे, मैं केवल इन दोनों वायर के बीच में आपस में फोर्स पूछ रहा हूँ। ड्यू टू दिस वायर यहाँ पे फोर्स जो है वो पूछ रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही सोचा, इन वायर के अंदर आपस में भी फोर्स है, बट मैंने वो शो नहीं करे। ठीक, सभी बच्चों को ध्यान देना चाहिए, है ना, कि इन सब वायर में आपस में फोर्स है, पर एट प्रेजेंट हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, है ना। चलो, ओके। और अंशुल पूछ रहा है सर कभी ऐसा हुआ तो हर लूप सर्कल हो जाएगा? यशोदुल्ला सर बट आपने कांस्टेंट भी दिया है। नहीं, मैंने यहाँ कांस्टेंट भी कहा दिया, इस वायर की वजह से यहाँ फोर्स पूछा है, तो कांस्टेंट थोड़ी दिया था मैंने। ठीक है, चलो अभी फिलहाल हमारा इंटरेस्ट था ऑन दिस, ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इस लूप पे फोर्स निकालने में हमारा इंटरेस्ट था, तो वो फोर्स शो करे अपन इससे। अब इस सेगमेंट का फोर्स भी निकालते हैं, इस सेगमेंट को नाम दे देते हैं पीक्यू। तो पहले तो नेट फोर्स पूछ लिया, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स ऑन पीक्यू। पीक्यू सेगमेंट में फोर्स क्या है बताओ। अच्छा, अपनी क्लास का टाइम हो चुका है, आपकी नेक्स्ट क्लास तो है नहीं ना, ये कर ले ये पूरा, है ना। पीक्यू सेक्शन का फोर्स क्या है बताओ। फोर्स ऑन पीक्यू सेक्शन। अच्छा, ओके गगनदीप।
यस बुराउद्दीन, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसके लिए आपको। चलो गोपाल के सिद्धेश का आंसर भी आ गए और जहां तक मुझे लग रहा है सही है। वेरी गुड। बुराउद्दीन लिमिट्स कुछ गलत डाली है आपने। तो हम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। वायर से कुछ डिस्टेंस पे जाओ, मान लो एक्स डिस्टेंस पे गए, यहाँ पे छोटा सा सेगमेंट ले लो, डीएल वेक्टर, उस डीएल वेक्टर का डीएफ लिखो, यहाँ का जो छोटा सा फोर्स होगा वो लिखो, तो कितना होगा आई डीएल बी, बी कितना होगा वहां पे म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन 2 पाई। डायरेक्शन तो देख ही लीजिए आपने कि सारी डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड जोड़ लो, नेट फोर्स ऑन पी क्यू, उसके लिए से इंटीग्रेट कर लो, तो म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई, ऊपर डीएल को डीएक्स लिख सकता हूं मैं, डीएक्स अपॉन एक्स, एक्स की लिमिट आ जाएगी बस, लिमिट शुड बी फ्रॉम डी टू डी प्लस एक्स, डी से डी प्लस एक्स, बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन है। फोर्स ऑन पी क्यू म्यू नॉट आई आई अपॉन 2 पाई, तो ln आ गया d प्लस एल अपॉन डी। ठीक है, ये आंसर, काफी बच्चों का आंसर ये आया, बिल्कुल सही। तो एक तरह से इस क्वेश्चन से हमने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकालना सीखा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकालना सीखा। यूनिफॉर्म फील्ड के क्वेश्चन अब पूरे हो चुके हैं, जो स्टैंडर्ड चीजें यूनिफॉर्म फील्ड की हो सकती थी हो गई थी, अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गई। तो वहां पे पहला ही आपका आसान क्वेश्चन हो गया, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकालना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी इसी के बीच में बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। मैंने अभी एक ही प्लेन दिया, देखो यहाँ पर प्लेन बदल सकता हूं मैं, प्लेन बदल सकता हूं, ये स्ट्रेट वायर है ना, इसी के प्लेन में देखो मैंने ये पूरा स्क्वायर लूप दिखाया था, रेक्टेंगुलर लूप दिखाया, अब मैं उसको प्लेन में ना दिखाऊं, मान लो जो वो आप वायर रखना है ना, इसके इसके दूसरे किसी प्लेन में रखना है, तो ऐसा कुछ रखा, देखो ये लेंथ एल का वायर रख दिया, जिसमें करंट आई थी, और इनके बीच की ये डिस्टेंस आपको मैंने दे दी कुछ एल, इसको कुछ और बोल देते हैं, एल को यहाँ पे ये लेंथ को अपन एल बोल रहे हैं, इसको कुछ और बोल देते हैं, सपोज इसको मैंने बोल दिया आर बोल दिया, कैपिटल स्मॉल आर बोल दिया। अब इनके बीच का फोर्स पूछ लिया, इसका टॉप व्यू दिखा देता हूँ, ये डायग्राम समझ में आ रहा है अच्छे से। टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर ऐसा दिखेगा, और दूसरा वायर ऐसा सीधा दिख रहा है, लाइक दिस डिस्टेंस इज आर एंड दिस डिस्टेंस इज एल, और यहाँ करंट आई, ये समझ में आ रहा है दूसरा डायग्राम, है ना। ये ऐसा अरेंजमेंट है कि एक वायर ऐसा सीधा है इनफाइनाइट लॉन्ग, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर ऐसा रखा हुआ है, लाइक दिस, दे आर नॉट इन अ प्लेन, एक वायर वर्टिकल प्लेन में है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, हाँ, अब आपको इंटीग्रेट करके अच्छे से करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, एक काम करो, ये होमवर्क में ट्राई करके लाना। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म फील्ड के सिचुएशन से ज्यादा पूछी जाती है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जैसे ये क्वेश्चन हो गया नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का, ये क्वेश्चन हो गया नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का, ऐसे मतलब आपको बस थोड़ा सिचुएशन घुमा फिरा सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे आप इंटीग्रेशन टफ हो जाएगा, बाकी कर तो सब बेसिक से कर सकते हो, जैसे इसको अपन ने बेसिक से करा वैसे ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक तरह से देखें तो ये पूरा अपना जो फोर्स ऑन वायर है वो पूरा हो चुका है, इसका बिगिनर बॉक्स पूरा हो जाएगा आपसे। हाँ गोपाल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा है, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिस इज एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के पास में एक वायर रखा है एल लेंथ का एट ए डिस्टेंस आर, उस एल लेंथ के वायर में आई करंट है, टॉप व्यू से ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स पूछ लिया, अब BB5 पूरा हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसके अलावा BB5 आप पूरा कर सकते हैं। BB5 के बाद BB6 जो है उसमें अपन टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे, करंट लूप पर फोर्स नहीं होता है पर उस पर टॉर्क हो जाता है, तो टॉर्क क्या होता है करंट लूप पे वो पढ़ेंगे अपन,
मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क की वजह से मोशन कैसे होगा लूप का, वो सारे क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट बिगनर बॉक्स में। ठीक है, चलो तो आज अपन फिर यहीं रुकते हैं और आखिरी पोर्शन बचा है वो अपना, वो हो जाएगा तो तुम्हारे एससीबी के 2 चैप्टर पूरे हो जाएंगे। तो मुझे 1 लेक्चर करीब वो लगेगा और डिस्कशन वगैरह मिला लो तो 2 लेक्चर, तो 2 लेक्चर में अपना ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद एससीबी का 34 एंड 35 दोनों डिस्कस करेंगे अपन एक साथ। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क आने वाला है, आपको याद रखना है एससीबी का नेक्स्ट चैप्टर भी होमवर्क है। मैं एक बार चेक कर लूं अपने बिगिनर बॉक्स में इसमें कुछ बचा तो नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। चलो BB4 तो होमवर्क में था ही आपका, और BB5 में भी मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा कि कुछ बचा है। यस, तो BB5 भी पूरा आपके लिए होमवर्क में है। BB5 भी नेक्स्ट क्लास में पूरा करके लाना है आपको। BB6 की थ्योरी अपन करेंगे, उसमें थ्योरी में थोड़ा सा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में टाइम लगता है, उसके अलावा बाकी सब तो आसान चीजें है, छोटी छोटी चीजें। तो BB6 भी मुझे लगता है एक लेक्चर में पूरा हो जाएगा। तो कल BB4 एंड BB4 एंड BB5 को पूरा करना है। ठीक, चलो अब मेरे पास कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर ये तो कंप्लीट कर लो, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मैग्नेटिज्म। मैंने बताया था आपको बार मैग्नेट, अर्थ में, अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म कैसा होता है और मैग्नेटिक मटेरियल, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे ये बात हो गई अपनी। उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं एससीबी से कुछ, हाँ एससीबी में अभी आप है ना जो चैप्टर आपको बोला था 35 वो कर लो पूरा, और उसके पहले का चैप्टर है 34, वो भी कई सारा पोर्शन उसका भी हो जाएगा, उसका भी मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा, तो वो भी स्टार्ट कर दो। एससीबी के लिए टाइम देना, ठीक है एससीबी के लिए टाइम दे देंगे। टेस्ट का रिजल्ट आ गया बच्चों, तो टेस्ट का सब अपना अपना रिजल्ट देख लो। ठीक है, और कुछ क्या बोल रहे बच्चे, बीबी कहाँ तक करना है वो बता दिया मैंने, एससीबी से कुछ वो भी बता दिया सर, एससीबी के लिए टाइम देना वो भी बता दिया। असाइनमेंट भी मैंने भेजा है आपको, असाइनमेंट भी करके लाना है। तो चलो कल का डिस्कशन क्या क्या है अपना, BB4 पूरा है, BB5 कंप्लीट करके लाने की कोशिश करो कल, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कल अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और असाइनमेंट जो दिया हुआ है वो करेंगे, और BB6 की थ्योरी फिर पढ़ेंगे अपन। ठीक, चलो तो सोहम का टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया, वेरी गुड, बढ़िया सोहम। ठीक है, चलो बाय सबको। और एससीबी सैटरडे को करे नहीं, वेडनेसडे तक एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करो उसका, वेडनेसडे तक बहुत, सैटरडे तक तो बहुत पेंडिंग काम हो जाएगा, फिर सैटरडे को तो फिर इसकी एक्सरसाइज आ जाएगी, अपना ये चैप्टर पूरा हो गया, इसकी एक्सरसाइज भी करना पड़ेगी। ओके बच्चों, मिलते हैं सब फिर अपन, बाय सबको।